Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the limitations of Rutherford model and atomic number as well as mass number and its importance numerical. Today I discuss about the Bohr atomic model and its limitations. So guys, let's start the topic now. Bohr's atomic model. To overcome the objection of Rutherford model, and to explain the hydrogen spectrum, Bohr proposed a quantum mechanical model of the atom. This model is based on the quantum theory of radiation and the classical law of physics. तो गाइस बोहर एटॉमिक मॉडल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो बोहर मॉडल जो था उसने क्या करा बेटा, रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी उसको कम कर दिया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया. कैसे ख़त्म किया? टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. क्योंकि उन्होंने क्या किया बेटे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को उन्होंने क्या किया बेटे, एक्सप्लेन किया. एंड बोहर ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम का एक बताया, है ना. तो उन्होंने एक क्या किया, एटॉमिक जो मॉडल था जिसको हम लोग क्वांटम मॉडल बोलते हैं एटम का, उन्होंने वो एक्सप्लेन किया. यही मॉडल जो था वो बेस्ड था किसके ऊपर था बेटा, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे. किसके ऊपर बेस्ड था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे ये जो मॉडल था बोहर का एटॉमिक मॉडल ये बेस्ड था. ठीक है. और जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड था एंड ये क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे बेस्ड है. जो आपका क्वांटम रेडिएशन है वो क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे बेस्ड है. तो गाइस आगे बढ़ते हैं बोहर के मेन पॉस्टुलेट की तरफ, है ना, कि बोहर के मेन पॉस्टुलेट्स क्या क्या हैं. तो बोहर्स इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स विच आर फॉलोइंग. फर्स्ट postulate is the atoms has a nucleus where all the protons and neutrons are present. एटम्स के पास एक न्यूक्लियस होता है जहां पर सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है गाइज, लगभग 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है. कितना होता है बेटा? 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है. यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 फर्मी मीटर के आसपास. किसके आसपास बेटा? 1 फर्मी मीटर के आसपास. विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम. जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? एटम के सेंटर में. तो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था बेटा बोहर का? बोहर ने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है बहुत छोटा होता है, वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है. और उन्होंने ये भी बताया जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है. सेकंड पॉस्टुलेट क्या था बेटा? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते हैं. इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जिस तरह से सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम के वो सब रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है बेटा? रिवॉल्व करता है. द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर. जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग करता है वो पाथ आपका सर्कुलर होता है. द फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल. तो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या वर्क करता है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज तो इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिवली चार्ज क्या है बेटा? न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या कौन सा फोर्स वर्क करेगा? आपका हमेशा और हमेशा अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो यहाँ पर बेटा अपोजिट चार्जेस हैं पॉजिटिव और निगेटिव जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है. ठीक है. तो क्या बताया उन्होंने? उसने बताया द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर. द फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है. तो बेटा जी जाहिर सी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन के. किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन के. तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब बात करते हैं बेटा थर्ड पॉस्टुलेट की. थर्ड पॉस्टुलेट क्या है? आउट ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस
बेटा न्यूक्लियस के जो अराउंड बहुत सारी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट प्रेजेंट होती है, जिनको हम लोग बेटा सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल या ऑर्बिट्स बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में, है ना, रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ h बाई टू पाई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ h बाई टू पाई के इक्वल होता है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, आउट ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi। चलिए गाइस, इसको देखते हैं कि बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखिए मेरे पास जितने शब्द आते जाएंगे वो मैं यहीं पर डिस्कस करूंगा। जैसे मेरे पास एक वर्ड आया एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। किसके बराबर होता है बेटा? मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। कौन बेटा? एंगुलर मोमेंटम। अब जहां पर मैंने बताया आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, जहां पर आई क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डब्ल्यू, ये ओमेगा क्या है बेटा? ये ओमेगा है बेटा, ठीक, डब्ल्यू नहीं बोलना है इसको, क्या है बेटा? ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। क्या होती है बेटा? लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। यही अभी क्या कहलाती है? एंगुलर वेलोसिटी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। वेयर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू होता है लीनियर वेलोसिटी यानी कि v। तो जो लीनियर वेलोसिटी हो गई वो v होगी, और जो r है वो क्या है बेटा? रेडियस है। जबकि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है? मास इनटू, है ना, रेडियस का स्क्वायर। क्या होता है बेटा? मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो सो एंगुलर मोमेंटम मेरा क्या होगा? तो एंगुलर मोमेंटम मेरा क्या होता है? आई इंटू ओमेगा। तो आई की जगह मैं ये वैल्यू रख दूं और ओमेगा की जगह ये वैल्यू रख दूं। तो जैसे रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एम आर स्क्वायर इंटू वी बाय आर। तो देखिए इस आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? एम आर वी, या हम लोग इसको बोलते हैं बेटा एम वी आर। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है? एम वी आर के। किसके बराबर होता है बेटे? एम वी आर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एम वी आर इज इक्वल टू होता है एन एच बाई टू पाई। क्या होता है बेटा? एम वी आर यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, जहां पर जो आपका m है वो क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या है बेटा? आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो v है वो क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो r है वो क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या है बेटा? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो आप एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं जहां पर आपका m है वो क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो आपका v है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्विंग कर रहा है। तो किसी न किसी वेलोसिटी से तो क्या कर रहा होगा? वो रिवॉल्व कर रहा होगा। तो वो क्या है बेटा? v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। और जो r क्या है? r जो है वो रेडियस है किसी भी आपके ऑर्बिट की, है ना। तो r क्या है बेटा? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और जहां पर n क्या है बेटा? जहां पर आपका n जो है वो नंबर ऑफ सेल्स है भाई। 1 2 3 सेल, है ना, 1 2 3 इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं अराउंड द न्यूक्लियस। आपको पता है फर्स्ट सेकंड पोस्टुलेट में ये आपको बताया गया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। जो एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा वो क्वांटाइज होता है, एंड इट इज आल्सो नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेशनरी ऑर्बिट। चलिए नेक्स्ट जो मेरा पोस्टुलेट है वो क्या है बेटा? बाय द टाइम, मतलब किसी समय में, है ना। तो बाय द टाइम द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एनी वन ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट it does not lose energy, such state is called ground state और normal state। सीधा सा कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी समय में जब इलेक्ट्रॉन जो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है उस समय वो किसी भी तरीके से ना तो एनर्जी को लूज नहीं करता है, किसी भी तरीके से एनर्जी को क्या नहीं करता बेटा? लूज नहीं करता है। ऐसी स्टेट को हम लोग नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। सिंपल सी बात लैंग्वेज में आप ये जानिए कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट है और वहां से वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट वो क्या है बेटा? वो उसकी स्टेशनरी जो ऑर्बिट है वो क्या कहलाएगी? आपकी नॉर्मल
और ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो ये बात समझ में आई। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो इस ऑर्बिट में वो क्या कर रहा है बेटा, अपना जो भी एनर्जी होगा वो लूज नहीं करेगा। तो ये जो ये आपकी ऑर्बिट है या जो आपका ये सेल है, ये क्या कहलाएगा? आपका ग्राउंड स्टेट या फिर ये नॉर्मल स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्राउंड स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या है बेटा? ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब जितने भी ये आपको ऑर्बिट दिख रही हैं, इनकी एक अपनी अलग अलग एनर्जीज होती है ना। इनकी एक क्या होती है? डिफाइंड, मतलब एक निश्चित मात्रा में इनकी अलग अलग क्या होती है बेटा? एनर्जी होती है। तो यही चीज मैंने बताई है। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद द डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। द ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा दूरी आप बढ़ते जाओगे, है ना, जैसे जैसे दूरी जो होगी ऑर्बिट की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा बेटा, है ना, द ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, वन मोर सेल विल बी द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। तो उसमें क्या हो जाएगा? उसकी जो एनर्जी होगी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी? इसकी एनर्जी कम है, फिर इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में है तो उसको इस स्टेट में आना पड़ेगा, तो उसको एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। अभी ये चीज़ मैं और क्लियरली डिस्कस करूंगा इस डायग्राम में, तब आप देखिएगा। ठीक है, तो इसी सेल को या इसी ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी ऑर्बिट को बोलते हैं KLMNO क्या बोलते हैं बेटा? इसी ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? KLMNO भी बोलते हैं। और इसको N1 N2 N3 N4 N5 से भी डिनोट करते हैं। और ये क्योंकि सर्कुलर नंबर ऑफ पॉसिबल इन्फिनाइट ऑर्बिट्स हैं, तो ये बहुत सारी हो सकती हैं, मगर आपको पता है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के इक्वल होता है। नेक्स्ट बेटा क्या है मेरा पॉस्टुलेट? ये नेक्स्ट पॉस्टुलेट और लास्ट पॉस्टुलेट है बेटा। द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन ओनली अकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। मान लीजिए किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करता है, तो वो क्या करता है? या तो एनर्जी को वो क्या करेगा? इमिट करेगा, या फिर एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। किस फॉर्म में करेगा बेटा? रेडिएशन के फॉर्म में, यानी लाइट के फॉर्म में वो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकता है, और लाइट के फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगा? इमिट भी करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन ओनली अकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। तो बेटा जो एनर्जी होती है, तो उसमें एनर्जी चेंज क्या निकलेगा मेरा? डेल्टा का मतलब होता है चेंजमेंट। क्या होता है बेटा? चेंजमेंट। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1। E2 का मतलब हाइयर एनर्जी और E1 का मतलब लोअर एनर्जी। तो जो डेल्टा आपने पढ़ा होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू, है ना। ये आपका है ना क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में आपको ये फ्लांक ने बताई थी। किसने बताई थी? फ्लांक ने इक्वेशन दी थी कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है बेटे, तो जाहिर सी बात है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो यहाँ पर डेल्टा ई है वो किसके बराबर होगा? E2 माइनस E1, यानी हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। और आप जानते हो डेल्टा ई किसके बराबर होता है? एच न्यू के बराबर होता है। तो आप इसको समझिएगा। सपोज करिए ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट में मेरा इलेक्ट्रॉन था, उसको जंप करना था, मतलब K सेल से वो L सेल में जाना चाहता था, यानी N1 से N2 में जाना चाहता था। तो जब वो जंप करेगा, इसमें आएगा, तो एनर्जी को क्या करेगा बेटा? एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी को। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? रेडिएशन के फॉर्म से। जरूरी नहीं कि वो इसी ऑर्बिट में जाना चाहे, अगर वो हायर ऑर्बिट्स में भी जाना चाहता है तो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब भी कभी लोअर स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाता है, भाई लोअर स्टेट ये है और हायर स्टेट क्या है? ये सब हायर स्टेट है। अगर किसी लोअर स्टेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाता है, तो वो एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। जबकि कभी किसी एक्साइटेड स्टेट से जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट की तरफ या हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब जंप करता है, तो वो एनर्जी को क्या करता है? लूज करता है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि जो आपकी सेल्स होती हैं, जितनी पास होंगी उतनी कम उसकी एनर्जी होगी उस सेल की। जैसे जैसे ऑर्बिट जो होगी वो न्यूक्लियस से दूर जाती आएगी, वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है।
तो गाइस यहाँ इस सेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और इस सेल की एनर्जी सबसे कम। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इस एनर्जी ऑर्बिट से जब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। क्या करेगा, इमिट करेगा। यानी आप एनर्जी क्या कर रहा है बेटा, इमिट कर रहा है। जब एनर्जी इमिट करेगा तो किस फॉर्म में इमिट करता है बेटा, रेडिएशन के फॉर्म में। किस में करता है, रेडिएशन के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है। ठीक है बेटे, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को लूज करेगा। वो चीज़ मैंने लिख रखी है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड बाय द एब्जॉर्बिंग एनर्जी। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो एक्साइटेड हो रहे हैं, बाय N1 से N2 तक जा सकते हैं, N1 से N है ना N3 तक जा सकते हैं, N4 तक जा सकते हैं, N5 तक जा सकते हैं, वैसे N2 से भी जा सकते हैं, वैसे N3 से भी जा सकते हैं, वैसे N4 से भी जा सकते हैं। और एनर्जी रेडिएट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फॉल बैक, जब भी इलेक्ट्रॉन दोबारा नीचे से लोअर एनर्जी में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो बेटा हायर एनर्जी से जब वो लोअर एनर्जी में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और बोहर की लिमिटेशंस क्या होती हैं गाइज, अपनी क्या करिए, अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, आप लिख लीजिएगा। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसकी जो लिमिटेशन है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो ना तो उन्होंने डुअल नेचर के बारे में बताया था इलेक्ट्रॉन के, ना ही उन्होंने डी ब्रॉगली इक्वेशन को समझा पाए थे। दूसरा क्या है, दूसरी लिमिटेशन क्या है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा, है ना, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये इस प्रिंसिपल को भी नहीं समझा पाया था, इसलिए ये क्या बेटा, इनकी लिमिटेशन है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।